और जब आज शाम को क्वेश्चन कराऊंगी ना और नहीं आंसर दिया, वही क्लास बीच में छोड़ दूंगी, ये ध्यान रखना तुम। यहाँ पे देखो, फोस्फोरस से स्टार्ट करना था हमें, ठीक है। फोस्फोरस रहता है, इसमें हमें काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे आपका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, मतलब जो छोटी छोटी चीजें रह गई होंगी वो सारा उसमें कवर कर लेंगे। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 16 to 17 पॉइंट्स है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं फोस्फोरस वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने कल भी देखा होगा कि मैंने टोटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड आपको करवाया है, अगर किसी ने बुक से थोरली रीड किया हो तो। नहीं किया तो फिर कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोस्फोरस में व्हाइट फोस्फोरस की। आपको पता है 3 टाइप के फोस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड, जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन हमें व्हाइट फोस्फोरस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, रेड फोस्फोरस और ब्लैक फोस्फोरस का इतना ज्यादा नहीं है, बस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ना। मैंने आपको सारी चीजें ऐसे ही पढ़ाई है कि पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसका स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, फिर वो करके खत्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी देखो ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको अगर बुक से रीड आउट कर रहे हैं इस चैप्टर को, जो कि करना चाहिए, तो आप वहां पे इसको लिख लीजिए कि थॉमस स्लैग से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैम थॉमस स्लैग क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट से जो है आप व्हाइट फोस्फोरस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैम कैसे कर सकते हैं? देखो, कैल्शियम फॉस्फेट को लेना है आपको सिलिका की प्रेजेंस में, और इससे आपको क्या मिलेगा, वही प्लस माइनस इंटरचेंज करना है आपको, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये क्या है, ये कैल्शियम सिलिकेट P4O10। और अगर आप इसको कार्बन के साथ, कोक क्या है, कार्बन की फॉर्म है ना, अमोर्फस फॉर्म है, तो उसके साथ जब आप ट्रीट कराओगे तो आपको फाइनली P4 और CO मिल जाएगा। ये वाली रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको प्लीज वहीं पे मेंशन कर लेना जहां पे व्हाइट फोस्फोरस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका फर्स्ट ये वाला है, कैल्शियम फॉस्फेट से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लेफ्ट हो गई क्या मैं? ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको यही करना है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम फॉस्फेट से आपको P4 प्लस CO मिलने वाला है। ओके, तो यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि व्हाइट फोस्फोरस का फॉर्मूला क्या है, P4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको सारी लर्न करनी है। तो जितना भी मैंने आपको पी ब्लॉक में करवाया अभी तक, और जो ग्रुप 15 हमारा चल रहा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। जेई मेंस के क्वेश्चन तो तुम लोगों ने देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो देखना, हर साल प्रॉपर्टी से अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, और वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जैसे कि अगर मैं व्हाइट फोस्फोरस की प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि ये ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब समझते हो तुम लोग? बताना क्या होता है। मैम मतलब थोड़ा सा ना धुंधला टाइप होता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा धुंधला होता है। 9th-10th में आई थिंक पढ़ा था कहीं पे। व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है फोस्फोरस का। ये प्रॉपर्टीज मैं क्यों लिखवाती हूँ आप लोगों को, वो इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि जब मान लो आपके स्पेशली जेई की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक एक्स है ना, वो इसके साथ रिएक्ट किया तो ब्राउन फ्यूम्स बने, जो एक्स था वो व्हाइट वैक्सी सॉलिड रहा होगा या ब्लू सॉलिड रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा इनका, तो आप पता लगा सकते हो कि व्हाइट वैक्सी सॉलिड P4 होता है। जैसे ब्लू सॉलिड मैंने कल आपको कराया था N2 या NO2 होता है, ब्राउन फ्यूम्स NO2 की होती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है, पॉइजनस होता है, वाटर में इनसोल्युबल होता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें क्या होता है, सोल्युबल होता है, और डार्क में क्या करता है, ग्लो करता है। ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है। वो देखा है तुमने, क्या बोलते थे उसको, जुगनू, जुगनू सुना है? यस जब हम पढ़ाते हैं ना केमिल्यूमिनेसेंस, तो उसका एग्जांपल देते हैं, तो वही समझ लो, ग्लोज इन डार्क, ठीक है। ओके,
उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी है, जब आप व्हाइट फोस्फोरस को बेसिक मीडियम में ट्रीट कराते हो, रिएक्ट कराते हो, तो उससे होता क्या। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आई थिंक संडे वाले टेस्ट में भी पूछा गया था, वैसे भी ये आपके नीट जेई में आया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। जितनी भी अब सारी रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो अपने एनसीईआरटी को रीड कर लेना। ओके, तो देखना क्या है, जब आप ये क्या है तुम्हारा व्हाइट फोस्फोरस है, राइट। तो जब आप इसको NOH के साथ, या बोलो आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, तब आपको क्या मिलता है, PH3 मिलता है, NaH2PO2 मिलता है। मैम ये क्या है, ये है बेटा तुम्हारा फोस्फीन, और ये क्या है तुम्हारा सोडियम हाइपोफोस्फाइट, हाइपोफोस्फाइट। यहाँ पे फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो तुम, बताना कितनी आएगी, निकाल के बताना मुझे। यहाँ पे फोस्फोरस 0 में है, यहाँ पे एक बार करना, यहाँ पे भी निकालो फोस्फोरस की और यहाँ पे भी निकालो, और फिर मुझे बताओ कितनी आएगी फोस्फील और सोडियम हाइपोफोस्फाइट में फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है या अब निकालने नहीं आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले तो मुझे यही बता दो। आज सारे चुप बैठो, छुट्टी होगी ना, आज तो स्कूल की छुट्टी होगी ना। +3 एंड +2 चाटा लगा लो आशुतोष अपने मुंह पे एक। हाइड्रोजन मैम होते हुए PH3 की -3 आएगी। बोल रहे हो। हाँ जी बोलो। मैम PH3 की -3 आएगी। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है +1 में, और यहाँ पे देखो फोस्फोरस की कितनी आएगी, +1 आएगी, है ना। निकाल लोगे, +1 +2 +x-4 = 0, ठीक है। तो क्या आएगी, +1 आएगी। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, जो हमने व्हाइट फोस्फोरस लिया है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर पा रहा है और रिड्यूस भी कर पा रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी आया करो, ठीक है। वो अपने आप को क्या कर रहा है, देखो ना, रिड्यूस भी कर रहा है और ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। यानी कि क्या मैं बोल दूं कि जो आपका व्हाइट फोस्फोरस है वो कैसी रिएक्शन शो कर रहा है, शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ या ना। यस मैम। वेरी गुड, चलो भाई, ये भी हमें पॉइंट मिल गया। अभी पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया था संडे को, आई थिंक याद नहीं है मुझे कौन से वाले टेस्ट में आया था, उसमें क्या था, ये वाली रिएक्शन आपसे पूछ रखी थी और आपसे ये बोल रखा था कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि PH3 मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे रखी थी, है ना, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या इनकरेक्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे फिर वो जेई मेन हो चाहे वो हमारा नीट हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये रिएक्शन पता है तभी तो बता पाओगे कि भैया यहाँ पे PH3 बन रहा है, और PH3 के बारे में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स पूछ रखी होंगी फिर तुम्हें उसको देखना है कि कौन सी सही है या कौन सी गलत है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से। यस मैम। ओके, उसके बाद है हम बात करते हैं P4 के स्ट्रक्चर की। देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है P4, 4 P बना दो ऐसे करके, और हर किसी में क्या बना दो, बॉन्ड बना दो। देखो इधर बन गया, देखो एक बार बन गया। यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन क्या है फोस्फोरस की, हाइब्रिडाइजेशन क्या है फोस्फोरस की, sp2 sp3 होती है। हाँ यस मैम sp2। sp3 होगा। क्यों, एक लोन पेयर भी है, इसको नहीं भूलना, चाहे मैं लगाऊं चाहे ना मैं लगाऊं, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली का है तो 3 बॉन्ड और एक उसके पास लोन पेयर होगा। तो 1 2 3 एक लोन पेयर को काउंट करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। यानी कि ट्रायगोनल, अगर मैं ज्योमेट्री पूछूं तो टेट्राहेड्रल, अगर मैं शेप पूछूं तो बेटा ट्रायगोनल पिरामिडल। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और क्या ख्याल है स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो P4 है इज रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या है, इट मींस लेस स्टेबल। कोई बता पाएगा ये कम स्टेबल क्यों है, क्यों है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये कम स्टेबल है, क्योंकि जो इसका एंगल होता है 60 डिग्री होता है। तो लिखो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, स्ट्रेन है इसमें, स्ट्रेन की वजह से ये क्या है, कम स्टेबल। और जो कम स्टेबल है वो फिर क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है।
समझ गए? तो जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस है वो रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। रीजन क्या दोगे? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। 60 डिग्री एंगल बन रहा है, स्ट्रेन है मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो इससे आजाद होना चाहता है, वो अपने स्ट्रेन को कम करना चाहता है, इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन? व्हाइट फॉस्फोरस की मैं बात कर रही हूँ। समझ में आया? यस Yes. मैम। तो थर्ड क्वेश्चन इससे ये बनता है, अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल लोन पेयर बता दो व्हाइट फॉस्फोरस में, वो आपको P4 नहीं लिख के देंगे, ध्यान रखना, P4 नहीं लिख के देंगे, वो लिख के देंगे व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है? ओके, तो टोटल लोन पेयर कितने होंगे व्हाइट फॉस्फोरस में, ये बता दो मुझे। और मैम ये बता 4। दो, 4 होंगे, 1 2 3 4, वेरी गुड। और अगर मैं पूछूं टोटल PP बॉन्ड कितने होंगे, आज कंप्लीट करना है हमें किसी भी हाल में, ठीक है? PP बॉन्ड कितने होंगे, काउंट करके बताओ मेरे को। 6। कर लिया सबने? मेरे को Yes, करने की ma'am. जरूरत नहीं है ना? ओके, 6, ठीक है। तो जितने भी हम आगे, जब आगे हम ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस पढ़ेंगे, तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बनवाऊंगी और सब में हम ये चीज देखेंगे कि PO बॉन्ड कितने हैं, POH बॉन्ड कितने हैं, या PH बॉन्ड कितने हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। आज बच्चे कम क्यों है? ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या क्या रिएक्शंस हैं P4 की, व्हाइट फॉस्फोरस की। तो ध्यान रखो, अगर आप, ये भी आपके एनसीईआरटी की है, अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है बेसिकली, ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, तो P4 के आप रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पे P4O6 मिलता है। लेकिन अगर आप मान लो कंप्लीट कंबशन कराते हो, कंप्लीट कंबशन का मतलब आपका ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है फिर? P4O10 मिलता है। ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कुछ नहीं है। अगर ऑक्सीजन भाई लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की तो P4O6 मिलेगा, अगर कंप्लीट कंबशन करा रहे हो तो P4O10 मिलेगा। इसको लिख लो, इसको लिख लो, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको ये पता होगा, तभी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी बता पाऊंगी फिर, ठीक है, क्योंकि पता चले रिएक्शन से ही क्वेश्चन आ गया, तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया P4O6 बनता है तो स्ट्रक्चर क्या बना के आओगे उसका, है ना? तो चलो बनाओ। स्ट्रक्चर में क्या करना है, 4 P लगा दो इस तरह से, जैसे अपन ने P4 में लगाए थे। अभी क्या है, 6 ऑक्सीजन है, लगा दो बीच में, ठीक है, लगा दिया। अभी क्या होगा बताना एक बार, कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दो और एक क्या लगा दो, यहाँ लगा दो। देखना एक बार, बन गया P4O6? Yes, ma'am. यस मैम। अब मुझे आप ये बताओ, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। एक तो आपको ये बताना है कि इसमें PP बॉन्ड कितने हैं टोटल, और आपको बताने हैं POP बॉन्ड कितने हैं। और हैंड रेज करना, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? निकाल लो आराम से, गलत नहीं करना। हो गया? यस। क्या हुआ है, क्या आया है? 0 और 6। 0 6 आया है सबका? Yes, PO ma'am. वाला 2, सॉरी 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और अगर आपको बोले PO बॉन्ड्स तो वो भी निकाल लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, निकाल लोगे ना? आपको सारे काउंट करना है, फिर ये वाला PO भी काउंट करना है और ये वाला भी PO काउंट करना है, ठीक है, कर लोगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है। 12 आएंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? 12 होंगे।
हाँ बिल्कुल ठीक है, 12 लेंगे क्योंकि ये आपने ऑलरेडी काउंट कर लिए। ठीक है, ये 2 है तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, फोस्फोरस, इसको ट्राईऑक्साइड। वैसे तो अगर आप इसका नाम देखोगे तो आप बोलोगे टेट्रा फोस्फोरस हेक्साऑक्साइड, लेकिन इसका नाम होता है फोस्फोरस ट्राईऑक्साइड, फोस्फोरस ट्राई ऑक्साइड P2O3। ठीक है, उसका डाइमर है ये, और इसको हम बोलते हैं फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। चलिए आगे आइए, अभी इसका स्ट्रक्चर कर लिया मैम P4O10 का, और बता दो तो देखना कैसे बनेगा। सेम, कुछ भी नहीं करना, P4O6 को कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन। जिसको मेरे से कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो, मतलब पी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं हो या कुछ और चीज हो, जब आपकी मेरे साथ क्लास होती है तो प्लीज तब पूछा करो या फिर मैसेज कर दिया करो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ। इधर देखो, 4 पी लगा लो, लगा लिया, सब में क्या करो ओ कर दो, POP बॉन्ड बना लो, 1 2, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया और ये भी बना लिया। देखना एक बार कर लिया इतना, कितने हो रहे हैं ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 10 रह गए, मतलब सॉरी 4 और रह गए। तो यहाँ पे क्या करो, हर फोस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O लगा लो, बस खत्म खत्म। क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो P4O6 का हो या P4O10 का हो, कि इसमें PO बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, इसमें PO बॉन्ड कितने हैं, इसमें POP बॉन्ड कितने हैं, या PP बॉन्ड कितने हैं, या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वो उसमें भी आ सकता था, या पाई बॉन्ड कितने हैं। क्या ये निकालना तुम लोगों के लिए मुश्किल है? नो मैम। निकाल, ठीक है, इसका कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये आपको स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है, कौन सा, P4O6 का और P4O10 रख लोगे। अभी तक किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है तो बताओ। नहीं लग रहा, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे रेड फोस्फोरस की। तुम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लेना, रेड फोस्फोरस लिख के उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लेना। ठीक है, तो जब आप बेटा व्हाइट फोस्फोरस को हीट करते हो एट 573 केल्विन, अब मैम इसका टेम्परेचर ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, रहने देना, मत रखना, लेकिन बस ये ध्यान रखना व्हाइट फोस्फोरस को हीट करके ही आपको क्या मिलता है, रेड फोस्फोरस मिलता है। क्या मिलता है, रेड फोस्फोरस मिलता है। ठीक है, तो ये तो था इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके एनसीईआरटी में है। अभी आपको पता है एमओपी करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, जो आपने व्हाइट फोस्फोरस की पढ़ी ना, उसका अपोजिट कर देना। वो पॉइजनस थी, ये नॉन पॉइजनस है। वो इनसोल्युबल थी पानी में बट सोल्युबल थी CS2 में, लेकिन ये क्या है, पानी में तो इनसोल्युबल है और CS2 में भी क्या है, इनसोल्युबल में इनसोल्युबल है। ठीक है, समझे इस बात को, बोलो। यस वेरी गुड। इसके बाद मैम क्या है, व्हाइट फोस्फोरस क्या था, अगर चीजों को कंपेयर करके चलोगे ना, इनऑर्गेनिक तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगी, है ना। देखो अब तुम खुद सोचो, चाहे नीट हो चाहे JEE मेन में हो, बच्चों के अच्छे अच्छे रैंक आते हैं, और तुम्हें पता नीट में तो 720 में से 720 भी आए हुए हैं। इट मीन्स रटना मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं, और हमें करना ही है। जब भी पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और हमारे लिए 12 से 16 नंबर बहुत बहुत मैटर करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, इधर देखना, व्हाइट फोस्फोरस क्या था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, जबकि रेड फोस्फोरस क्या है, लेस रिएक्टिव है देन व्हाइट फोस्फोरस। व्हाइट फोस्फोरस आपका डार्क में ग्लो करता था, लेकिन ये क्या करता है, इट डजंट ग्लो इन डार्क। हो गई लर्न व्हाइट फोस्फोरस की प्रॉपर्टीज और रेड फोस्फोरस की प्रॉपर्टीज, बताओ। यस 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 मैम। उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। रेड फोस्फोरस का क्या होता है बेटा, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। कैसे, देखो तुम क्या करोगे, व्हाइट फोस्फोरस बना दो, ठीक है, बना दिया। जैसे क्या होता था व्हाइट फोस्फोरस में, ये होता था ना, है ना, बीच में PP बॉन्ड बनाते थे, बस आपको वही नहीं बनाना है, हटाओ इसको, क्योंकि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है। अगर वैसे ही बना दिया तो इसमें भी स्ट्रेन आ जाएगा, तो बस बनाओ
ऐसे करके, बस देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ऐसे ऐसे करते जो पॉलीमरिक फॉर्म होता है। और आपको दिख ही रहा होगा अब ये कि ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है व्हाइट फास्फोरस से, बोलो Yes. है ना? बीच में PP का बॉन्ड होगा ना? अच्छा सॉरी, हाँ बीच में जरूर बना लेना पीपी बॉन्ड, ठीक है। तो ये था पॉलीमरिक फॉर्म, इतना ही करना है, इतना आपके लिए ही सफिशिएंट है। मैम ब्लैक फास्फोरस का क्या सीन है? तो देखो, जब आप रेड फास्फोरस को हीट करते हो तो ध्यान रखना आपको ना इसका थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आया हुआ है पेपर में कि आपको ना ब्लैक फास्फोरस मिलता है, और ब्लैक फास्फोरस दो फॉर्म में है, अल्फा और बीटा। देख पा रहे हैं? अल्फा फॉर्म है रोम्बिक, और ये मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जब हम ग्रुप 16 करेंगे, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जब आप रेड फास्फोरस को ट्रीट कराते हो 530 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है, तो आपको मिलता है अल्फा ब्लैक, जो कि रोम्बिक रहता है। ध्यान रखना रोम्बिक शेप होती है उसकी। और जब 200 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो आपको बीटा ब्लैक मिलता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? मोनोक्लिनिक होता है। अभी लर्न करो, देखो ज्यादा टेम्परेचर रोम्बिक, कम टेम्परेचर मोनोक्लिनिक, ज्यादा टेम्परेचर रोम्बिक, कम टेम्परेचर मोनोक्लिनिक, ठीक है, समझे? Yes, ma'am. उसके बाद आते हैं हमारी बात, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी पे। मैम क्यों? क्योंकि ये पेपर में आता है कि रिएक्ट आपको दे देंगे कि व्हाइट फास्फोरस। विशाल आप बेटा एक बार ना इस क्लास के बाद मुझे मैसेज करना बेटा, ठीक है? नंबर है ना आपके पास मेरा, ठीक है? इस क्लास के बाद मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, ओके। हाँ मैम, रिएक्टिविटी में क्या है? रिएक्टिविटी में आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको व्हाइट फास्फोरस दे रखा होगा, रेड दे रखा होगा और आपको ब्लैक दे रखा होगा, आपको उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब आप क्या मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? व्हाइट फास्फोरस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक। और अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो व्हाइट, रेड और ब्लैक। Black. बस एक ध्यान रखना, दूसरा वाला अपने आप ध्यान रह जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता। अब आप समझ लो, सारी चीजें करनी है ना? मैं आपको इस चीज से पकाना नहीं चाहती कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे फोस्फीन। मैम फोस्फीन क्या होता है? फोस्फीन होता है बेटा pH3। क्या होता है फोस्फीन? pH3 होता है मैम, pH3 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। तो ये भी कहाँ से है रिएक्शन? आपकी एनसीईआरटी से ही है। तो आप फोस्फीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कैल्शियम फोस्फाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम फोस्फाइड की रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, तो देखना एक बार, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन पे माइनस होगा, हाइड्रोजन मतलब ऐसे लिख दो H+ और OH-, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। बताती हूँ आशुतोष, एक बार ये कर लो, ठीक है? लास्ट में बताऊंगी, क्वेश्चन को अपने पास रखना, ओके। तो कैल्शियम किसके साथ? OH के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको क्या मिल जाएगा? फोस्फीन मिल जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ रट्टा मारने वाली जैसी बात नहीं थी। ऐसे इधर देखना, कैल्शियम फोस्फाइड को, फोस्फाइड है, ठीक है, जैसे नाइट्राइड होता है N3-, वैसे ही आपका फोस्फाइड होता है P3-, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर भी तुम, इसका फॉर्मूला भी तुम बना सकते हो। देखो इधर कैल्शियम है, फोस्फोरस है, 3 होता है, इस पे 2 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? Ca3P2 बन जाएगा, ठीक है? चल, तो इसमें भी रट्टा मारने वाला कुछ नहीं था, ओके। तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन में देखो, जब आप कैल्शियम फोस्फाइड को HCl के साथ करोगे तो क्या होगा? कैल्शियम किसके साथ हो जाएगा? कंबाइन Cl के साथ, तो बना दो CaCl2 और आपकी फोस्फीन गैस बाहर चली जाएगी, ठीक है? कुछ रटने वाला तो नहीं है। चलो, उसके बाद देखो, ये जो मैंने स्टार बना के लिखा हुआ है, इसको सिर्फ एक बार देख लो कि क्या है, कितना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है। कि जब आपका फोस्फीन प्योर होगा, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में ही फोस्फीन ही सिर्फ प्रेजेंट होगा आपके पास, तो वो क्या होगा? नॉन इन्फ्लामेबल होगा। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इन्फ्लामेबल? मैम चलेगा नहीं? चलेगा नहीं।
हाँ, इनमें आग फायर नहीं का लगती। वेरी गुड, जो जल्दी आग नहीं पकड़ता है ना, यही पढ़ ठीक है, फायर फोबिक, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नॉन इन्फ्लामेबल होगा, लेकिन इन्फ्लामेबल हो जाएगा कब, कब आग पकड़ लेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर। अगर इसकी प्रेजेंस में आ गया तो भैया जल्दी आग पकड़ लेगा। कौन, मैं बात कर रही हूँ फोस्फीन की। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए इम्प्योरिटीज से, क्योंकि आप चाह रहे हो कि P2H4 और P4 वेपर्स ना हो, क्यों, क्योंकि फिर वो आग पकड़ लेगा, है ना। तो इसको प्यूरिफाई करने से, मतलब इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा इम्प्योरिटीज से। तो क्या करते हैं हम, देखना इधर, टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज इट इज एब्सॉर्ब्ड इन HI on HI to form phosphonium iodide which on treating with KOH gives off phosphine। क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब कराया जाता है HI के ऊपर, जिससे क्या बना लेता है, HI के साथ रिएक्ट करके फोस्फोनियम PH4I बना लेता है। फिर आप जब फर्दर इसकी PH4I की रिएक्शन कराते हो KOH के साथ, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, देखना एक बार, एक तो PH3 मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, पोटेशियम के साथ आयोडाइड कंबाइन हो जाएगा, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे पानी, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो PH4I की रिएक्शन जब कराओगे, इसको लिख दो प्लस माइनस, K के साथ I कंबाइन हो जाएगा और PH3, और उसका जो एक H बचा है वो क्या बना लेगा, OH के साथ पानी बना लेगा। ठीक बात है, बोलो। यस मैम। हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन, अगर कोई आप बताओ तो। देखो अभी मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी बेटा, कहाँ गई, मैंने करवाई थी, ये वाली रिएक्शन कराई थी। तो मैंने आपको P4 के साथ कराया था, मतलब NOH के साथ कराया था, आपको फोस्फीन मिली थी, राइट। अब मैंने कहा था कि आपको पेपर में क्या है, 3-4 स्टेटमेंट्स मिलेंगी कि PH3 के रिगार्डिंग क्या क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको, इसका मतलब पता होनी चाहिए PH3 की, तभी आप वही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो मैं आप बोल रही हूँ आपको। तो इसकी प्रॉपर्टीज बेटा, फर्स्ट इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस गैस होती है विद रोटन फिश स्मेल, सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है, सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, अगर हमें फोस्फीन वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, आपको कहीं ना कहीं हिंट दे के रखेगा एग्जामिनर, मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा आपको इतना। तो अगर उसने कहीं दे दिया कि एक कंपाउंड बन रहा है जिसकी रोटन फिश स्मेल है, तो आप वहीं पे समझ जाना कि ये कौन सी गैस होगी, फोस्फीन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, फोस्फीन गैस। हाईली पॉइजनस है और थोड़ा बहुत पानी में सोल्यूबल होता है। मेन आपको ये ध्यान रखना, हाईली पॉइजनस और रोटन फिश स्मेल होती है, बस। किसकी कहानी थी ये, फोस्फीन की कहानी थी। अब तुम ध्यान से देखो, कल भी मैंने काफी सारी चीजें बताई थी आपको, है ना, बहुत सारी चीजें बता दी थी, डाइनाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, है ना, अमोनिया। तो ऐसे करके आपको इकट्ठी नहीं करनी है सबकी प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ, साथ साथ उसको रात को सोने से पहले NCERT से रिवाइज करके सो जाओ, क्योंकि आपको पता है मंडे को ग्रुप 16 होने वाला है, वहां पे और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर प्रॉपर्टी, फिर ग्रुप 17 आएगा, फिर ग्रुप 18, तो बहुत सारा हो जाएगा। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि बस हो गया याद, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करोगे भूलते जाओगे, भूलते जाओगे। तो आज सोने से पहले सारे बच्चे एक बार 20 मिनट लगाना और सारा रिवाइज कर लेना ग्रुप 15, ठीक है। ओके मैम। नहीं, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, संडे को कोई क्लास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का 3 आवर का टेस्ट होता है, इतना ज्यादा हम आप लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। बायो की क्लास आज भी नहीं होगी ना? 3 आवर लगते हैं। हाँ, बायो की क्लास नहीं होगी बेटा, ओके मैम। बायो की क्लास आज नहीं होगी, ये मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, मैम को कॉल कर पूछना। मैम आपकी तो होगी ना? मेरी तो होगी, मैं कहीं जा रही, मेरी होगी। चलो ओके, यानी कि आपकी फिर 8 बजे नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ले सकती हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आओ मैम, प्रॉपर्टीज में और क्या क्या करनी है। देखो उसके बाद है, जब आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल इजी है, देखना कैसे करोगे इसको कर लो प्लस माइनस, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के साथ देखो, जब आप PH3 की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कॉपर किसके साथ जाएगा, फोस्फोरस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर का फोस्फाइड। और मैम आपको तो, हमें तो आता है कॉपर फोस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है। साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, देखना एक बार। यस और मैम। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखना प्लस माइनस माइनस प्लस, तो P के साथ कौन जुड़ेगा, ये, तो ये क्या बन जाएगा, देखना एक बार,
मर्क्यूरी का फोस्फाइड बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर HCl। बोलो हाँ के ना। यस मैम। अभी आपको बैलेंसिंग नहीं है ये, ठीक है, बैलेंस नहीं है और आपको करने की नीड भी नहीं है। और ध्यान रखना ये दोनों ब्लैक कलर के ही होते हैं। ठीक है, अभी तक रटने वाला नहीं है, ठीक है। बस मेरे को ना आप लोग रिवाइज कर लेना आज रात को प्लीज सोने से पहले। मंडे को जब आओगे ना थोड़ा सा तुम्हारा वो बोलते हैं ना वाइवा टाइप ले लूंगी इसका, ठीक है, कि तुम्हें आता है कि नहीं आता, प्लीज कर लेना, है ना। ओके ओके मैम। उसके बाद है यहाँ पे देखो 5th पॉइंट क्या है बेटा, फोस्फीन जो है वीकली बेसिक है। मैम ये तो पता ही है हमें, फोस्फीन जो होता है बेसिक होता है। वीकली बेसिक से मेरा मतलब क्या है कि नाइट, अगर मैं कंपेयर करूं इसको अमोनिया से, तो अमोनिया के कंपैरिजन में वीकली बेसिक होता है। ये क्यों होता है, कोई मुझे बता पाएगा? व्हाई फोस्फीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया? जस्ट रेज मैम योर ड्यू टू लोन ड्यू टू पेयर। लोन पेयर तो दोनों में होता है ना बेटा। तो उसी की तरह हुआ ना फिर। हाँ तो उसी की तरह हुआ, फिर भी मैं पूछ रही हूँ लेस बेसिक क्यों है। मैम NH3 की रेजोनेंस में होती है इस वजह से। क्या हो गया बेटा? NH3 का रेजोनेंस, कहाँ पे रेजोनेंस हो रही है गौरव? साइज। स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो बोलो कल ही बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एसिडिक होती है ना, बेसिक का नहीं, वो तो आप बॉन्ड एंगल का बता रहे हो। मैं बताऊं क्या? इधर देखो, दो चीजें हैं, एक तो आप ड्रैगो रूल से एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो जो कल की क्लास में नहीं था वो उसको नहीं पता होगा। नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना, तो जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस छोटे से एरिया में ही कंसंट्रेटेड रहेगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे आप फोस्फोरस आर्सेनिक पे जाओगे साइज बड़ा होता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, स्प्रेड आउट हो जाएगी, आई मीन डिफ्यूज ज्यादा होगी। और अगर डिफ्यूज ज्यादा होगी तो जल्दी अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन, क्या लोन पेयर। जबकि नाइट्रोजन में क्या छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए ज्यादा आसानी होगी लोन पेयर को डोनेट करना। ये रीजन है आपका NH3 ज्यादा बेसिक होता है PH3 के कंपैरिजन में, ड्यू टू चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी और ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। कल वाली क्लास जिन्होंने देखी तो उनको बताना चाहिए था। मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स तीनों एक साथ ही चल रही हैं आप लोगों के माइंड में, कि आप लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ऐसा ही है क्या? मैम एक ही पे ध्यान दे पा रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, बाकी सब साइड से निकल रहा है। मतलब जबरदस्ती एक पे कंसंट्रेट कर लेते, वो भी जो अच्छा लगता है उस पे कंसंट्रेट कर लेते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके तो मैम इसका क्या मतलब है ये बताओ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप PH3 की रिएक्शन HBr के साथ कराते हो, यानी कि HBr क्या है तुम्हारा, एसिड है, H+ देगा, तो फोस्फोरस के बेसिक है, बेसिक क्या करेगा, इस लोन पेयर को पकड़ेगा, तो क्या बना लेगा, देखना एक बार, PH4+ और Br। यही बनाएगा। और इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, बता दोगे फोस्फोरस का बेसिक नेचर? यस मैम। ओके ठीक है। उसके बाद मैम क्या करना है, उसके बाद ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके बाद सारा समझने वाला है, बस थोड़ा सा ये देख लो रिएक्शन। उसके बाद हम फोस्फोरस के हैलाइड्स की बात करूंगी। याद करो मैंने आपको ऑर्गेनिक में कराया था, आप सबने ऑर्गेनिक में किया होगा, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में PCl3 PCl5 है ना, तो वही वाली रिएक्शन यहाँ पे दोबारा आने वाली है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपका PCl3। तो देखो, अगर आप P4 को, जो कि आपका व्हाइट फोस्फोरस है, अगर आप उसको ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है बेटा, PCl3 मिल जाता है। अगर आप व्हाइट फोस्फोरस की रिएक्शन कराते हो, इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना है सेकंड वाली, थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे आपको PCl3 तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको SO2 मिलता है, और साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पे H2Cl2 भी मिलता है। क्या मिलता है? H2Cl2 भी मिलता है। अब आप मुझे एक काम करके दिखाएंगे,
मैंने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को। आप मुझे एक काम करके बताएंगे कि SO2 का ज्योमेट्री क्या होगा और H2Cl2 की ज्योमेट्री क्या होगी। ये आप लोगों का होमवर्क है। जो बच्चे अभी मुझसे मिलेंगे 7 बजे, उनसे मैं उस क्लास में पूछूंगी 5:30 7 बजे, और जो बच्चे मेरे से मंडे को मिलेंगे मैं तब पूछूंगी। अभी लिख लो इसको, H2Cl2 और SO2 का स्ट्रक्चर पेपर में पूछा गया है कि H2Cl2 का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बोन पेयर, लोन पेयर आप सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद है मैम प्रॉपर्टीज, कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ठीक है भाई है। उसके बाद जब आप PCl3 की रिएक्शन कराते हो पानी के साथ तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, H। देखो इसको तो आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इधर देखना एक बार। PCl3 है, पानी है, आपको पता है फोस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो उसमें क्या करेंगे, अपना लोन पेयर डालेगा। बोलो हाँ के ना? यस हाँ मैम। मैम। Cl को कौन रिप्लेस कर लेगा, OH रिप्लेस कर देगा। तो एक बार देखना, क्या मैं ये लिख सकती हूँ H3PO3? देखो एक बार, ये लिख सकती हूँ H3PO3, यस मैम। यस मैम। है ना? मैंने OH को ऐसे खोल के लिख दिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCl। बैलेंस की टेंशन मत लेना। उसके बाद मैम नेक्स्ट रिएक्शन तो आपने पढ़ा रखी हमें, एसिड है, अल्कोहल है, क्या बताया था मैंने, चाहे PCl3 हो चाहे PCl5 हो, OH की जगह क्या लग जाता है, Cl। Cl। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, H3PO3 और H3PO3। ठीक है, बोलो हाँ के ना? हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम। उसके बाद हम बात करेंगे फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। देखो अभी क्या था यहाँ पे, इधर देखना, थोड़ा सा रिलेट करके देखो। जब आप P4 को रिएक्ट करा रहे हो 6Cl2 के साथ तो आपको मिल रहा है PCl3, लेकिन जैसे ही आप Cl2 की अमाउंट बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दोगे, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, PCl5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके Yes. बाद है, बैलेंस कर लेना। उसके बाद है, जब आप P4 क्या है, व्हाइट फोस्फोरस है, उसमें हमने क्या किया था, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया था। थायोनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2 है। P5 किसके साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी P4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड। मैम सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2 होता है। क्या होता है, SO2Cl2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, PCl5 मिलेगा, और SO ध्यान रखना 2 मिलेगा, S2Cl2 नहीं मिलेगा, S2Cl2 नहीं मिलेगा। ये बैलेंस करने ना, NCERT से ही है ये भी रिएक्शन। ठीक है, एक बार फिर कर लेते हैं कंपेयर। PCl3 में क्या बोला था, जब आप व्हाइट फोस्फोरस की रिएक्शन कराते हो कम Cl2 के साथ, मतलब बेसिकली उसके कम मोल है, तो आपको PCl3 मिल जाएगा। अगर ज्यादा के साथ कराओगे तो आपको PCl5 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप व्हाइट फोस्फोरस की रिएक्शन कराते हो थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो इसमें आपको SO2 भी मिलेगा और H2Cl2 भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हो विच इज SO2Cl2, तो आपको PCl5 मिलेगा और SO2 मिलेगा, S2Cl2 नहीं मिलेगा। बोलो ठीक है। यस मैम। उसके बाद है ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, याद रहे तो ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है PCl5 की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहाँ क्या मिला था, H3PO3, यहाँ मिलता है आपको POCl3, POCl3 मिलेगा और मिलेगा HCl। फिर जब आप फर्दर POCl3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मिलता है आपको H3PO4 प्लस HCl। यहाँ पे क्या मिल रहा था, इधर देखना, H3PO3 मिल रहा था। कैसे ध्यान रखोगे मैम, जब तक PCl3 था इतना मिल रहा था और हमें इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं थी, आपने समझा दिया। जैसे ही Cl बढ़ा दोगे, 5 कर दोगे, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, O4 मिल जाएगा। H3PO4 आपका फोस्फोरिक एसिड है, लिख लो, अभी मैं ये आपको कंपाउंड्स कराऊंगी। फोस्फोरिक एसिड है, और ये क्या था, H3PO3 था आपका फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड। ये तो पता है ना तुम्हें, CH3COL क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड होगा, है ना, ये इथाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, समझ गए, बोलो हाँ के ना? यस ओके, अब मैम PCl5 को हीट कराओगे तो क्या मिलेगा,
तो आपको मिलता है PCl3 मिलता है और Cl मिलता है। एक सेकेंड को, हाँ, PCl3 मिलता है और Cl2 मिलता है। इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी ये कैसे मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, PCl3 मिलता है और Cl2 मिलता है। ठीक है जी मैम, आगे बताओ। अभी देखो ये वाली रिएक्शन कर सकते हो आप आराम से। यहाँ पे देखो फिर से वही आ गया, OH को आके क्या बना दोगे, और ये मिल जाएगा। और अगर नेक्स्ट वाली रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, CH3CO और आपको Clear. मिलेगा POCl3। यहाँ पे Yes, क्या ma'am. करोगे, इधर देखना एक बार, Ag को जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे HCl जरूर निकाल देना साथ में। जब आप सिल्वर को PCl5 के साथ करोगे, प्लस माइनस को वो कर दो, AgCl मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, SnCl4 मिलेगा। मैम क्यों SnCl4 क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया tin +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। और साथ में क्या मिल जाएंगे आपको, PCl3 और PCl3 मिल जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, वो कर देना इसको बैलेंस। 2 Cl और 3 ये PCl5 हो गए। और यहाँ पे देख लेना कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे 7, SnCl4 PCl3, यहाँ पे भी कर देना बैलेंस। ठीक है, देख लो एक बार रिएक्शन को, देख लो, फिर मैं स्ट्रक्चर समझाती हूँ इसका। देख लो आराम से, देख लो रिएक्शन को, क्योंकि इसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चर ही करने हैं और कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं सिखाऊंगी वो स्ट्रक्चर वैसे ही कर लेना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे, टेबल के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि फंस जाओ, क्योंकि वो हमें याद करने पड़ेंगे और फिर मैं याद करने का तरीका बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी इसको ध्यान से देख लो। देख लिया सबने, आ गया। अभी मैम PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैम ये तो हमें आता है, TBP होता है, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो चाहे वो लिक्विड फेज में हो। चलो निहार लिया तो बहुत अच्छी बात है। TBP इज व्हाट, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। निकाल सकते हो इसको हाइब्रिडाइजेशन वाले से, निकाल सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया था, हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाफ ऑफ 5 + 5/2, सॉरी यस मैम। 5 + 5 आ जाएगा 5, TBP आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे मैम, 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 3 क्या हैं, इक्विटोरियल। और आपको ये भी पता है एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर लोंगर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। यस। ठीक है, लंबे Yes. होते हैं। एक बार बताओ, अगर लंबे होंगे तो वीक होंगे, हाँ या ना। हाँ Yes. मैम। तो अगर मैं हीट करूंगी तो कौन से वाले बॉन्ड्स निकल जाएंगे, कौन से वाले टूट जाएंगे, एक्सियल वाले। तभी ये लिखा था मैंने, इधर देखो, PCl5 को जब आप हीट करोगे तो PCl3 और Cl2 निकल जाएगा। अभी समझ में आ गया वो कैसे हुआ था। Yes मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. एक्सियल है, इक्विटोरियल है, एक्सियल बॉन्ड्स लोंगर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। और क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स क्या हैं, 2 हैं, तो ये ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं इक्विटोरियल से, इसलिए कम स्टेबल होते हैं। और जैसे आप हीट करोगे उसको, सबसे पहले एक्सियल बॉन्ड से डिसोसिएट हो जाएंगे और इक्विटोरियल बॉन्ड्स रिमेन इंटेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद ये तो मैंने आपको आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में ही करा दिया था, कि अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है एनिक फॉर्म में, तो आप बता दो कि PCl4+ और PCl6- में करता है। बताओ। Yes मैम। और अगर Yes, कोई ma'am. आपसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री पूछे या स्ट्रक्चर बोल दो पूछे, तो आप लोग क्या बता सकते हो, मुझे एक बार बताना। PCl4+ और PCl6- का क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तुम अपना करो, मैं अपना करूंगी, करो। हाँ, कोई बताएगा। नींद में हो लगता है सारे। मैम PCl4+ का तो आई थिंक sp3 होगा। हाँ, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। देख लो, ऐसे ही निकाला है क्या हाइब्रिडाइजेशन नंबर, मैंने जैसे निकाला हुआ है। यस मैम। Yes, ma'am. मेरे को ना नींद आ जाए, पता चले। चलो आगे आओ।
अभी हम क्या करेंगे, आपकी ना एनसीईआरटी में टेबल बनी होगी, अगर आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने ओपन की हुई है तो टेबल बनी होगी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस नाम से, ठीक है। अभी मैम ये कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगी, अब आपको सारे आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस सिखाऊंगी, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो सिखाऊंगी, और क्या क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। और जो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला है ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप सिंपल एनसीईआरटी से रीड आउट कर सकते हैं कि H3PO3 को बनाने के लिए क्या, इसके लिए प्रिपरेशन किससे आप प्रिपेयर करोगे। मेन हमारे लिए क्या है, ये 4 वाले की बेसिसिटी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, और जो आपने ये चीजें लिख रखी हैं POH बॉन्ड या PH बॉन्ड या PO बॉन्ड, ये कैलकुलेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी जया कुछ बोल रहे हो बेटा, करें स्टार्ट बेटा, बोलो। चलो अभी कैसे, मैं फिर बोल रही हूँ, ये एनसीईआरटी में पुट्ठा लिखा हुआ है, पुट्ठा इन द सेंस जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस में लिखे हुए मैं वैसे नहीं करवा रही हूँ आपको, मैं आपको इस तरीके से करा रही हूँ कि आप लोग लर्न कर सको, क्योंकि ना जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैम ऑर्थोफॉस्फोरस होता क्या है, तब तक आप इसमें से किसी का भी आंसर नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस की, या आप बोलो फॉस्फोरस एसिड या बोलो आप ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, सिर्फ आप इसका लर्न कर लो फॉर्मूला, बाकी सारे आप अपने आप बना लोगे। तो फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3 होता है, H3PO3 होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फॉस्फोरस की। तो देखो कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। +3 + x - x = 0, तो कितनी आ जाएगी x की, +3 आ जाएगी, बोलो। मैम उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, देखो इधर फॉस्फोरस को बनाओ, ध्यान रखना जितने भी हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ेंगे, आई मीन जितने भी स्ट्रक्चर करेंगे, आपको एक P डबल बॉन्ड O लगा देना है, एक P डबल बॉन्ड O लगा देना है। उसके बाद देखो कितने H हैं, 3, तो वो तो भैया जी OH के साथ ही आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, बोलो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्या है, फॉस्फोरस। अभी इसके चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए वो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ओके ठीक है। तो इसमें ध्यान से, एक मिनट रुकना, मैंने ऑक्सीजन कितने, ओ तो 4 हो गया, एक मिनट, ओके 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 ठीक है, तो यहाँ पे एक H बना दो, आई एम सो सॉरी, ठीक है ओके। तो अभी आप क्या कर सकते हो मैम, इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मैम POH बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो 2 बताओ, हाँ के ना। और अगर कोई आपसे पूछे PH बॉन्ड तो 1, और अगर आपसे कोई PO बॉन्ड पूछे तो मैम, ठीक है, आपसे कोई PO बॉन्ड पूछे, PP बॉन्ड पूछे, वो भी आप बता सकते हो, ओके। उसके बाद कोई आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछे, पाई बॉन्ड पूछे, ये सब बता दोगे, है ना, ये मेरे को आप पता है आप कर दोगे, लेकिन इसके लिए यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद हमें बेसिसिटी क्या होगी इसकी, तो देखना एक बार, O के साथ जो H लगा हुआ है वो बताएगा कि कितने बेसिसिटी होगी इसकी, तो कितनी है, 2। यस मैम 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई बेसिक, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई बेसिक, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, एनसीईआरटी से रीड करोगे, टेबल बनाई होगी, आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी तो सबके पास है ना, कहीं पता चले वो ही नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है ओके। उसके बाद हम करेंगे हाइपोफॉस्फोरस। देखो ध्यान रखना, हाइपो में क्या होता है ना, एक कम हो जाता है ऑक्सीजन, हाइपो में क्या होता है, एक कम हो जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरस का तुम्हें याद है H3PO3, तो हाइपोफॉस्फोरस में क्या हो जाएगा, H3, जल्दी बोलो, PO हो जाएगा। तो अभी हमारा फर्स्ट काम क्या है, हमारा जो फर्स्ट काम है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना फॉस्फोरस की। तो देखना क्या होगा, +3 + x - 4 कितनी हो जाएगी, +1, तो मैं यहाँ पे +1 हो जाएगी, किसकी, फॉस्फोरस की। मैम स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी आपने बोला कि एक डबल बॉन्ड O लगा लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, लो मैम लगा दिया, बस। मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, POH बॉन्ड कितने हैं, 1,
पीएच बॉन्ड कितने हैं? 2। पीओ बॉन्ड कितने हैं? 1। पीपी बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। मैम बेसिसिटी कितनी है इसकी? 1, यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या है? मोनोबेसिक। वेरी गुड, शाबाश। और ये कहाँ से करोगे? फ्रॉम NCERT. क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना मतलब पूछते नहीं है, मेन जो पूछते हैं वो आप लोगों को मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो जिसके पास टाइम नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ही रट्टा हो गया, वो इनको नहीं करेंगे, पहले बता रही हूँ। बेसिसिटी बेटा इसके साथ देखोगे ना, ओ के साथ कितने एच कनेक्टेड है ना, क्योंकि बेसिसिटी आप क्या बोलते हो कि कितने जो है OH पानी में रिलीज होंगे, तो OH के साथ देख लो ना कितने हैं। यहाँ पे 1 है तो मोनोबेसिक बोला, यहाँ पे 2 OH हैं तो मैंने क्या बोला? डाइबेसिक, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड सबको पता है क्या होता है? H3PO3। देखो ध्यान से सुनना, इक मतलब होता है एक ज्यादा, हाइपो मतलब होता है एक कम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा मैम? ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO4, सॉरी H3PO3। फिर मैम हमने पढ़ा हाइपोफॉस्फोरस, आपने कहा था हाइपो में एक ऑक्सीजन कम यानी कि H3PO2। फिर अभी आप पढ़ा रहे हो ऑर्थोफॉस्फोरिक यानी कि एक ऑक्सीजन ज्यादा यानी कि H3PO4। सबसे पहले क्या काम है हमारा, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फॉस्फोरस की, तो क्या होगी इसकी? +5। +5, ठीक है। +5। ये आप ऐसे कर लेना। ओके, स्ट्रक्चर क्या होगा मैम? अभी आपने कहा कि एक डबल बॉन्ड O लगा देना, एक OH लगा देना, ये तो होगा ही होगा। बाकी देखना H कितने हैं? 3 लगा दिए। मैम ऑक्सीजन 4 हैं तो लगा दो भाई, बन गया, खत्म कहानी, हो गए 4 OH, ओ सॉरी 4 ऑक्सीजन। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? POH बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। पीएच बॉन्ड 0 है। पीएच नहीं है, ध्यान रखना POH है, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा इसको ऐसे ही बना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पीओ बॉन्ड कितने हैं? 1 है। मैम बेसिसिटी ट्राई बेसिक होगा। बेसिक ये क्या है? फ्रॉम NCERT। NCERT. ठीक है। ओके मैम, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या करवाने वाले हो आप? उसके बाद मैं कराने वाली हूँ पायरोफॉस्फोरिक। बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, मुझे जल्दी से बस ये बता दो मैम, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? जल्दी बता दो। मैम H3PO4। H3PO4. तो एक काम करो, इसका स्ट्रक्चर बना लो H3PO4 का। क्या यही स्ट्रक्चर है? यस मैम। एक और मॉलिक्यूल बना लो इसका, OH OH OH। अब क्या करो, यहां से पानी निकाल दो, देखना एक बार, निकाल दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? POP बॉन्ड। लो, बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलो हाँ के ना। चलो तो स्ट्रक्चर ये ऊपर ही बना दिया। अभी बस तुम मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फॉस्फोरस की? +5। निकाल लोगे सभी? +5, ठीक है बच्चा। ओके, स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, बस ये बताओ POH बॉन्ड कितने हैं? मैम 1 2 3 4। मैम PH बॉन्ड 0, PO बॉन्ड 2। और यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है? POP लिंकेज है इसमें? मैम बिल्कुल है, 1। मैम बेसिसिटी क्या है इसकी? 4, यानी कि टेट्रा बेसिक। सिग्मा बॉन्ड बता सकते हो इसमें? लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड सब बता सकते हो बेटा? हाँ मैम। चलो शाबाश। तो उसके बाद ये NCERT। तो अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, फॉर्मूला तुम्हें नहीं आया हो समझ में? आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरस से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक हो गया। मैम अब ये बता दो हाइपोफॉस्फोरिक का क्या होता है? देखो पायरोफॉस्फोरिक क्या है? H4P2O7। तो हाइपो क्या हो जाएगा? H4P2O6। मैम डबल बॉन्ड वाले पे कितने लोन पेयर हैं? देख लो ना, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर होंगे ना इस पे, ऐसे इस पे भी 2 लोन पेयर, ठीक है। ओके, H4P2O6। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताओ,
मैम +4 +4। मैम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं अभी, ये देखना एक बार। मैम ये तो बनेगा, और अब 2 ऑक्सीजन है तो मैम एक बार हम ऐसे बना लेते हैं। आपने कहा था एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो आएगा ही आएगा, है ना। अब जो रह गया उसको कंप्लीट कर लो। टोटल हाइड्रोजन कितने, 4, मेरे पास 2 हैं, यानी कि एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। बोलो हाँ के ना, बोलो। यस ऑक्सीजन टोटल कितने हैं मैम, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 बन गया, बोलो। यस मैम। मैम। ओके, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हाइपो का हो गया। पायरो में क्या था, पीओपी लिंकेज थी, बट इसमें नहीं है। ओके वेरी गुड, शाबाश। अभी पीओएच बॉन्ड कितने हैं, 4 है मैम। पीएच बॉन्ड को मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, है ही नहीं, क्योंकि इसकी जगह मैं एक और लिख रही हूँ। मैम पीपी बॉन्ड कितने हैं यहाँ, वेरी गुड। One. तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि आपको अलग अलग दे रखे हो ऑक्सो एसिड्स और आपको पूछ रखा हो कि इसमें से बता दो कि किसके बीच पीपी लिंकेज है या पीओपी लिंकेज है, राइट। पीओ बॉन्ड कितने हैं मैम यहाँ पे, 2 बेसिसिटी 2 कितनी है, 4 मैम। ये टेट्राबेसिक है, ठीक है जी। और ये क्या है, फ्रॉम एनसीईआरटी। चलो जी, फिर बोल रही हूँ मत करना इसको, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी रटने की। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, रहने देना, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है। इससे ज्यादा ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर होती जा रही है चीजें, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। उसके बाद हम आते हैं पायरोफोस्फोरस से। मैम आपने ये बोला था, एक हमने बेटा ये किया था, पायरोफोस्फोरिक H4P2O7, हाइपोफोस्फोरिक H4P2O6, पायरोफोस्फोरस, पायरोफोस्फोरस है, पायरोफोस्फोरिक है, एक मिनट को, हाँ ओके। पायरोफोस्फोरस हो जाएगा H4P2O5, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पायरोफोस्फोरस H4P2O5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फोस्फोरस की कितनी होगी, वेरी गुड। मैम इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो है, बना दिया, एक OH बना दिया, आपने कहा था। टोटल हाइड्रोजन 4 है मैम, लो बना दिए। टोटल ऑक्सीजन 5 है, तो 1 2 3 4, और कहाँ जाएगा, मैम पीओपी लिंकेज बन जाएगी ना। वेरी गुड, देखना एक बार, सही है, यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके। तो पीओएच बॉन्ड 2, पीएच बॉन्ड नहीं है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, पीओपी। हाँ मैम। सो सॉरी, एक मिनट रुको 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 रुको, पीएच बॉन्ड है भैया 2, पीओ बॉन्ड भी 2 है, और पीओपी लिंकेज कितनी है, 1, एक ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, पायरोफोस्फोरस बताया। 2 पीएच है, 2 पीओ है, और 2 पीओएच है, ठीक है। और बेसिसिटी का क्या ख्याल है, इसमें 2 है तो क्या हो जाएगा, ना मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो जाए। ओके, ये कहाँ से करोगे मैम, फ्रॉम एनसीईआरटी। NCERT. मैम नहीं करेंगे, बस इतना ही कर हाँ लेंगे नहीं जितना। करना भी मत, ठीक है, मत करना, रहने देना, तभी मैंने इसको लास्ट में नंबर दिया इसका। चलो ठीक है, ओके। मैम और भी है क्या, ज्यादा नहीं है, बस खत्म है। मेटाफोस्फोरिक एसिड क्या होता है, देखना इधर, ये HP3 होता है, मतलब HPO3N होता है, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो फोस्फोरस की इजिली, बताओ, 5. +5 आएगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ, इधर देखो, आप ये बनाते हो ना, पी मतलब एक यूनिट में ये होने चाहिए, 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो बना दो, और एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। रुको मैं ऐसे कर देती हूँ, इस तरह से होता है ये। और यहाँ पे अब स्टार्ट करते जाओ, ऐसे ही होता जाएगा, OH फिर O, समझ रहे हो, ऐसे करके Yes, ma'am. यस बस मैम। ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। तो POH अगर बॉन्ड बताने हो तो कैसे बताओगे इसमें, मैम ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ आपको N की वैल्यू कितनी दे रखी है, समझ रहे हो, ठीक है बेटा। ये आगे वो होते जाएंगे ना, आगे मिलते जाएंगे, ये ऐसे कर करके लिंकेज बनती जाएगी,
समझ रहे हो मेरी बात? Yes. ओके तो वैसे अगर मैं इसको देख के बताऊं जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, तो इसमें कितने पीओएच बॉन्ड होंगे? 3। और पीओपी लिंकेज कितने हैं? 1 या 2, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं स्ट्रक्चर को, है ना? ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जस्टिफाई ही नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफॉस्फोरिक की बात कर रहे हैं और एन है इसमें, ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्ट्रक्चर ऑफ HPO33, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब n की वैल्यू 3 होगी तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, ना कि पॉलीमेरिक चेन में एग्जिस्ट करेगा। इसका नाम क्या है? साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नेम है इसका? मैंने लिखा हुआ है, देखो, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं, 3 फॉस्फोरस बनाओ, सबके बीच में क्या है? पीओ 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 घुसा दो, और हर एक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O दे दो और एक OH दे दो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी आप ऑक्सो एसिड्स पढ़ोगे सबके पास डबल बॉन्ड O और एक OH तो रहने ही वाला है, बस बना दो, खत्म कहानी। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि टोटल पीओ बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3, बोलो 3 होंगे क्या? Yes, ma'am. पीओएच बॉन्ड कितने होंगे? 3. 3 और पीओपी बॉन्ड कितने होंगे? पीओपी 1 3 2 3, वेरी गुड। पीपी बॉन्ड 0, पीएच बॉन्ड 0। 0 तो इसका आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया याद करने का, उसी को सीक्वेंस में लर्न करना। ठीक है, और ऑर्थोफॉस्फोरस, देखो मैं याद करवा देती हूँ दोबारा। ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, ठीक है, हाइपो H3PO2, फॉस्फोरिक का तो मैम हमें पता है H3PO4। पायरोफॉस्फोरिक क्या है? 2 फॉस्फोरिक के मॉलिक्यूल बनाओ, पानी निकालो तो ये बन जाएगा H4P2O7। हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6। पायरोफॉस्फोरस बस ये ध्यान रखना है H4P2O5, बाकी तो हो ही क्या। ठीक है, और हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O और एक OH जरूर लगाना है, और जो बाकी बचेंगे उससे उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देना। क्या क्या ख्याल है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, मैम इसकी तो कोई आप ट्रिक नहीं है इसकी नाम ट्रिक याद बेटा, करने की? बेटा मैम ट्रिक की नाम तो याद बता रही करने हूँ की। ये, मैम स्ट्रक्चर तो आ गए सबके। तो ये ट्रिक की तो बता रही थी मैं, कैसे ध्यान रखोगे। हाइपो मतलब एक कम, इक मतलब एक ज्यादा। बाकी देखो, अब मुझे तो, मैंने तो हमेशा ऐसे ही लर्न किया और करवाया है। बाकी अगर आपको कोई यूट्यूब पे ट्रिक मिलते हैं तो कर लेना, बाकी ट्रिक तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसे ही लर्न कर सकते हो तुम लोग इसी सीक्वेंस में, तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कि हाइपो का मतलब एक कम, ठीक है, इक का मतलब एक ज्यादा। पायरोफॉस्फोरिक को इससे आसान तरीके से और कैसे लर्न कर सकते हो? 2 मॉलिक्यूल लो, पानी निकालो, खत्म करो। इसको आप बेटा ये भी बोल सकते हो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। बेटा अभी बहुत ऐसा शांति करके बैठ जाओ, ये खत्म हो गए, स्ट्रक्चर इतने ही थे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बेटा? अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा ग्रुप 15। मैम ये क्यों करा रहे हो? क्या हमने किए नहीं है? नहीं किए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने पहले नहीं कवर किए थे, अभी कवर करेंगे। लास्ट में मैंने क्यों लिखे हैं? ताकि आपको ध्यान रहे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, एक एक पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। यस सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ H3PO3। मैम इसका मतलब क्या है? कि जो आपका फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, वो क्या करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, यानी कि वो अपने आप को रिड्यूस भी कराएगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कराएगा। तो मैम हम एक काम करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। तो H3PO3 में क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? देखना, +3। और इसमें इसकी क्या होगी देखना एक बार, +5। और इसकी होगी -3। तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है, यानी कि जो आपका फॉस्फोरस एसिड है उसका नेचर कैसा है? क्या शो कर रहा है? क्या वो दिखा रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद H3PO2 का कैसा नेचर होता है? रिड्यूसिंग नेचर होता है। देखो क्यों, कैसे पता लगाओगे किसी का रिड्यूसिंग नेचर होता है कि नहीं? देखो एक बार, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था।
तो जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे इट मींस वो उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब सॉरी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो देखना एक बार, ये AgNO3 को तो रिड्यूस कर रहा है +2 से, +1 से 0 में जा रहा है, और खुद को क्या कर रहा है? ये इधर देखो ऑक्सीडाइज कर रहा है। कितनी होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? निकालना एक बार। +1 +1 होगी। और यहाँ पे देखना क्या होगी? +5 होगी। तो कर दिया इसने, यानी कि यहाँ पे ये अपना कैसा नेचर दिखा रहा है? रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. ठीक है मैम। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है आपने? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर किसी का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि NCl3 जब हाइड्रोलिसिस होगी उसकी तो क्या बनेगा, PCl3 की होगी तो क्या होगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ का क्या होगा। तो यहाँ पे देखना कैसे याद करवाती हूँ आप लोगों को। बस एक ये ध्यान रख लेना कि NCl3 की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा आपका? NH3 बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सी एसिड मिलेगा आपको क्लोराइड का। मैम PCl3 में क्या होगा? मैम फॉस्फोरस एसिड बनेगा और HCl बनेगा। आर्सेनिक में आर्सेनिक का ऑक्साइड बनेगा। एंटीमनी और बिस्मथ में क्या बनेगा? इनके ऑक्सीक्लोराइड बनेंगे। ये आपको भैया जी पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। सब में HCl बनेगा, सिर्फ NCl3 में क्या बनेगा? HOCl बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये NCERT में नहीं है लेकिन पेपर में आता है। जेई वालों आपके आया हुआ है, इसलिए लिखवाए यहाँ पे। नीट में कम चांसेस है क्योंकि नीट वाले सिर्फ NCERT को ही पकड़ते हैं, लेकिन जेई वाले थोड़ा NCERT से बाहर भी दे देते हैं थोड़ा सा। एक बार इसको रीड कर लो यहीं पे, फिर मैं आगे चलती हूँ। कर लिया? बिस्मथ है, ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है, वो एंटीमनी का ऑक्सीक्लोराइड है। पर्ल व्हाइट होता है ये। आगे चलूं? यस मैम। H3PO3 क्या है? H3PO3 क्या है? फास्फोरस एसिड है। ओके, उसके बाद नाइट्रोलिम पता होना चाहिए तुम लोगों को। नाइट्रोलिम क्या होता है? मैम नाइट्रोलिम होता है CaCa2, कैल्शियम कार्बाइड और N2 का मिक्सचर होता है। बस ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन रहने देना। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दी, क्या पता पूछ लो कोई कि क्या मिलता है। नाइट्रोलिम आपको पता होना चाहिए किसका मिक्सचर होता है? मैम कैल्शियम कार्बाइड और N2 का। तो जब आप दोनों को रिएक्ट कराओगे तो आपको कैल्शियम साइनामाइड मिलेगा, और जब उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। मेरे को पता है आप लोगों को टेंशन हो रही है, बट टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ ध्यान रखो नाइट्रोलिम का नाइट्रोलिम किसका मिक्सचर होता है? कैल्शियम कार्बाइड और N2 का। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो कि सॉलिड PCl5 हो, PBr5 हो, मैंने टेबल बनवाई थी कि ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी करवा दिया। PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, और PBr5 किस में एग्जिस्ट करेगा? PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। बताओ, करवाया था? यस मैम। इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए सबकी, और आपको ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए। बस यहाँ से यही क्वेश्चन आता है क्योंकि ऑलरेडी करवा रखा है मैंने। ओके, ये भी मैंने करवाया था कि NO2+ और NO3 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है आपका सॉलिड N2O5। ये आपको पता है Sp होता है, ये आपको पता है Sp3 होता है। देखो एक बार, सही है क्या? सही है कि नहीं है? क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? आवाज गई क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। यस मैम। यस मैम। शौक में चले गए क्या सारे? मैम हो क्या रहा है? अभी तो ग्रुप 15 हुआ है, ग्रुप 16 भी रहता है, 17 भी रहता है, 18 भी रहता है। मतलब 17, 18 तो एक ही दिन का है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है इतना खास। ग्रुप 16 इंपॉर्टेंट है, उसमें जो रिएक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी है। मैम ये क्या लिखा है आपने? होम सिग्नल लिखा है। होम सिग्नल क्या होता है मैम? ये एक बार देखना, ये किससे मिक्सचर होता है किसी का? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड का। ये कैसे ध्यान रखोगे? ये जनरली शिप इंडस्ट्री में यूज होता है। मान लो अगर आपको कोई आपने देखा होगा
अगर मान लो कहीं पे फ्लड वगैरह आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, तो मतलब लोग फंस जाते हैं, मतलब मान लो कोई जगह पे, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, ये जो मिक्सचर होता है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड का, जिसको अगर इसको फेंकेंगे पानी में, तो जहां पे भी एकदम से धुआं निकलेगा, मतलब लाइट सी दिखने लग जाती है, उससे हमें ये सिग्नल मिल जाता है कि इस जगह पे लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, तो वो यूज करते हैं इसीलिए इसका होम सिग्नल का। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, ओके। 9th वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, एक बार देखना, करवा दिया मैंने ये वाला। यस मैम। ठीक है, इसमें आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे, पीओ बॉन्ड काउंट कर लोगे, पीओएच बॉन्ड काउंट कर लोगे, और पी पाई डी पाई बॉन्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2p है। ठीक है, और फोस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है। तो कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैम ये क्या है, देखो ये वाला आपको ध्यान रखना है, P4S3 है ना। मैच स्टिक में जो आपका फोस्फोरस होता है, आपको पता है ना, मैच बॉक्स में जो वो आपका होता है, कौन सा, रेड फोस्फोरस होता है ना, उसमें थोड़ा सा इसका भी होता है मिक्सचर P4S3 का। तो P4S3 का ये स्ट्रक्चर होता है। कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, आपको 4 फोस्फोरस बना देने हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो फोस्फोरस है 3, उनके बीच में पीएस पीएस बॉन्ड लगा देना, और नीचे वाले में कोई पीएस बॉन्ड नहीं होगा। देखो मैं आपको अलग से बना के दिखाती हूँ, ये देखो, पी 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 पी, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले में ये लगा दो, बस खत्म। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल लोन पेयर कितने हैं ये कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल पीपी बॉन्ड कितने हैं, पीएस बॉन्ड कितने हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, बोलो। ठीक है, उसके बाद है अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि, अरे इसका नाम कुछ भी बोल दो, ट्राइसल्फर सॉरी टेट्रा फोस्फोरस ट्राइसल्फाइड, ये बोल दो इसको, P4S3 का नेम। अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर क्विकलाइम, नाम से नहीं आएगा, ध्यान रखना, P4S3 से ही आएगा, इसका नाम नहीं आता, P4S3 से ही आएगा अगर बाय चांस आ गया तो। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर क्विकलाइम। इसका मतलब क्या है, जब आप अमोनिया को ड्राई मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जो सरफेस होता है देखो कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, और अमोनिया का भी नेचर होता है बेसिक। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के सरफेस पे आपको अमोनिया को एब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि दोनों बेसिक बेसिक है तो रिएक्ट नहीं करते, तो अमोनिया इजिली ड्राई हो जाता है ओवर क्विकलाइम। एक बार आया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है, अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर क्विकलाइम। उसके बाद मैम ये देखो, अमोनिया को जब आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप अमोनिया की कितनी अमाउंट ले रहे हो और Cl2 की कितनी अमाउंट ले रहे हो। अगर आप Cl2 जाना मत डर के, थोड़ा सा ही रह गया, 5 मिनट का काम है। Cl2 अगर एक्सेस में ले लोगे तो आपको NCl3 मिल जाएगा, अगर आप अमोनिया एक्सेस में ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NH4Cl मिल जाएगा, और N2 गैस बाहर। ठीक है, एक बार देख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। Cl2 एक्सेस में लोगे NCl3 HCl, जब अमोनिया एक्सेस में लोगे तो NH4Cl और N2 बाहर निकल जाएगी। मैम जब अमोनिया की रिएक्शन आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ कराते हो तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ, तो आपको N2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ध्यान रखना। हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ तो आपको N2O मिलता है। यहाँ पे क्या करो, जितना पानी निकल सकता है निकाल दो, देखना कितने पानी निकाल सकते हो आप यहाँ से, एक ये रहा H2O, सारे पानी निकाल दो, आपको यही मिल जाएगा, जितने भी H2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल सकते हो निकाल दो, आपको N2O निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिखो, एसिड एनहाइड्राइड कंसेप्ट। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या लिखा होगा, एनहाइड्राइड लिखा होगा, सपोज मैं आपको बोलूं N2O5,
सपोज मैं आपको बोलूं N2O5, तो आप बोलोगे ये कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है। देखो HNO3 के जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लोगे ना, बनाना एक बार HNO3, कैसे बनाओगे HNO3? ऐसे 1 2 3 और ये दे दिया इसमें, एक और मॉलिक्यूल बना लो यहां से पानी निकाल दो बेटा, तो देखना N2O5 बन जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा मनस्वी है क्या यहाँ? फिर ठीक है, चलो यही बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो N2O5 किसका है? कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है? HNO3 का। ऐसे आप N2O3 का कर सकते हो 2 मॉलिक्यूल लो HNO2 के, पानी निकाल दो, ये बन जाएगा। आता है ये पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट रखा है। बेशक इन दोनों को मत करना याद, बट इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप HNO3 और HNO2 दोनों को ले लोगे तो पानी निकालोगे तो N2O4 मिलेगा। उसके बाद है क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एक ऑक्साइड लेयर बना लेंगे, जिससे क्या होगा, वो फर्दर क्या कर पाएंगे, रिएक्ट आगे नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये लो बेटा। उसके बाद है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो आप लोग मुझे ये बोलोगे कि मैम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। क्यों बोलोगे? क्योंकि आप बोलोगे मैम इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इसमें है +3 और इसमें है इसकी +1। आपने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन है ये। क्यों? क्योंकि इसका आंसर कैसे आएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने से आएगा। तो एक काम करो सारे बच्चे, इनका स्ट्रक्चर बनाओ फटाक से, जल्दी से बनाओ। मैं भी बना दूं, तुम भी बनाओ। देखना यही बनेगा। ओके, एसिड का मतलब क्या होता है? H+ निकालना होता है ना, निकाल दो सबका, निकाल दो। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज लेके आ रही हूँ, एक बार देखना। हाँ हाँ बोलो बोलो। इस वाले में डबल ओ आएगा, मतलब एक और ओ आएगा। कहाँ पे? आवाज नहीं आ रही स्तुति तुम्हारी। मैम H3PO3 वाले में एक और OH आएगा। अच्छा 3 है क्या? सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो। लो लगा दिया। यही पढ़ते हो, H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज जो आता है, आप चेक करते हो कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज है। ऐसे ही बताते हो ना एसिडिटी, ऑर्गेनिक में मैंने ऐसे ही सिखाया था कि H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अब आप देखना इधर, एक बार दिखना, यहाँ पे ये भी जा रहा है, यहाँ पे ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसको ना और तरीके से बनाती हूँ, मुझे और तरीके से समझाना था आपको। 1 मिनट रुक जाओ मुझे, हाँ अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं बना रही हूँ एक बार फिर से। ओ ओ ओ सॉरी, H। अरे रुक तो जाओ, तुम ही बता दो एक्सप्लेनेशन। ये मेरे को पता है यही ऑर्डर आएगा, क्यों आएगा ये तो बता दो मेरे को। मेरे को भी पता है यही ऑर्डर आएगा, तुम लोगों को पता है क्योंकि एक्सेप्शन है। तो ठीक है, अब एक काम करो, इन सबका O नेगेटिव निकाल दो, एक एक का निकाल दिया। अब जल्दी से नेगेटिव चार्ज बना लो इसके ऊपर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैम ये वाला डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। लेकिन एक चीज देखो, ये वाला भी तो जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, देख पा रहे हो? इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर भी जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर भी जा रहे हैं। यानी कि H+ निकालने के बाद जो आप नेगेटिव चार्ज बना रहे हो इसमें, वो कहता है कि मेरे तो जा रहे हैं, साथ ही साथ इसके भी जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे 100% 200% हो रही है कंजुगेशन, तो यहाँ पे क्या हो रही है 100 और इसको क्या करो 3 में डिवाइड कर लो। समझ पा रहे हो? तो
जो H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन में इस केस में, तो ये तो जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी जा रहे हैं, मतलब उसके वाले फैक्टर को क्या कर रहे हैं, थोड़ा कट कर रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, H3PO2 की सबसे ज्यादा, देन H3PO3 की, देन H3PO4 की। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करके आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इनको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे मत करके आना, बुरी तरह फंस जाओगे, स्ट्रक्चर बना के करके आना, क्योंकि इसमें ये तो है ही जा रहा है, लेकिन इसको पीछे से और भी तो दे रहे हैं। मतलब अगर ये मान लो आप चाहते हो कि पूरा 200% दे रहा है, यहाँ पे ये पूरा 200% नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये भी तो जा रहे हैं ना। तो कौन जीत गया, H3PO2 जीत गया, यानी कि जब H+ आपने निकाला तो वो पूरा का पूरा जो है स्टेबलाइज कर रहा है फोस्फोरस को, जबकि इसमें तीन आ गए हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन देखना कि व्हाई डज R3PO एग्जिस्ट बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है, कितने बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन ने, यहाँ पे देखना एक बार, कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। नो मैम। रीजन क्या होगा फिर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखना क्वेश्चन। नाइट्रोजन जो होता है वो कम कैटिनेशन शो करता है फोस्फोरस से, क्यों करता है मैम, हम क्या पढ़ते हैं, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। जबकि NN बॉन्ड में क्या है, देखना एक बार, एक तो साइज छोटा है फोस्फोरस के कंपैरिजन में, लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्शन होगी, बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाएगा। इस वजह से कैटिनेशन क्या है नाइट्रोजन में कम है एज कंपेयर टू फोस्फोरस। जितने आप फोस्फोरस के कंपाउंड देखोगे उतने नाइट्रोजन के नहीं देख पाओगे। रीजन क्या है, यही है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर में क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से NN का बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू फोस्फोरस। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। यस मैम। ये रीजन रहता है आपका कैटिनेशन का। बस इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। पी ब्लॉक में आपका यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है, पी ब्लॉक नहीं, ग्रुप 15 यहाँ पे खत्म हो जाता है। पी ब्लॉक का भी काफी रहता है। यस मैम। तो पी ब्लॉक मैं वेंसडे तक आपका कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद